नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ तक के मंच पर आपका स्वागत है। आज मंच पर हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। वो जाने-माने लेखक हैं, आईआईटी मुंबई के पूर्व प्रोफेसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन उनका परिचय दरअसल इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है और उसी परिचय के साथ हम उनसे बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ आज हैं राम पुनियानी साहब। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है आपकी पूरी शख्सियत का कि आपने एमबीबीएस की डिग्री ली है। आज आपको जिस रूप में देखते हैं लोग, शायद वो कहीं दूर-दूर तक भी नहीं सोच पाते कि 70 के दशक में या शायद उससे भी पहले आपने अपना करियर एमबीबीएस की डिग्री के साथ शुरू किया था। फिर आप आईआईटी मुंबई में पढ़ाने लगे और फिर हिस्ट्री से तो आपका कोई लेना-देना था नहीं। लेकिन कुछ कोई ऐसा मोड़ आया आपकी लाइफ में जिसने आपको जी, इतिहास, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व इन तमाम मुद्दों की तरफ मोड़ दिया। तो आप क्या एमबीबीएस से लेकर इस सोशल एक्टिविज़्म तक की अपनी इस दिलचस्प यात्रा को हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, ये सवाल का बहुत धन्यवाद। पहले तो थोड़ा-सा करेक्शन कर दूँ हुँ, खुद के बारे में ही, मैं एमबीबीएस के साथ एमडी भी हूँ। वाह! खैर, अब साथ में जैसे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, अपने करियर को बनाने के साथ-साथ समाज के बारे में भी मैं काफ़ी सोचता था। हुँ, मैं जिस एरिया में रहता था, चारों तरफ काफ़ी गरीबी थी और मेडिकल कॉलेज में ख़ास तौर से जब मैं गया तो ओपीडी में लोगों की गरीबी और दूसरी चीज़ें देखकर मैं बहुत विचलित होता था। एक मज़ेदार किस्सा ऐसा हुआ, मज़ेदार मतलब दुखद, हुँ, कि मैं एक दिन हॉस्पिटल में जा रहा था, तो वहाँ मैंने ब्लड बैंक देखा और ब्लड बैंक के सामने 8-10 लोगों की लाइन थी। तो मैंने उनसे पूछा, "आप क्यों बैठे हो यहाँ?" बोले, "हम ब्लड देने आए हैं।" हुँ, "किसके लिए?" बोले, "किसके लिए हमको नहीं पता, हमको इसका पैसा मिलता है इसलिए हम देते हैं।" तो वहाँ से मैं एकदम हिल गया। वैसे भी विद्यार्थी जीवन में मैंने मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर इन सब का अध्ययन करता था। साथ ही साथ आज़ादी का आंदोलन, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, अंबेडकर इनको पढ़ता था। तो मुझे लगता था कहीं तो भी समाज के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो हमारे संबंधों के बारे में हैं, ऊंच-नीच के बारे में हैं, भेदभाव के बारे में है, इसके बारे में मैं कुछ सोचूँगा। तो शुरुआत में तो वास्तविक कहा जाए तो मैं अपने आईआईटी के करियर के साथ-साथ मैं मज़दूर आंदोलन से भी थोड़ा-सा स्टडी करता था, क्या चल रहा है उनका। और मैं इस निष्कर्ष पर एक पहुँचा कि अगर समाज को बदलना है, तो वो केवल सामाजिक आंदोलन से ही बदल सकता है। दूसरा निष्कर्ष ये आया कि सामाजिक आंदोलन केवल लोकतंत्र में ही हो सकता है। हुँ, तो इसके चलते मैं मज़दूरों के आंदोलन से जुड़ा हुआ था थोड़ा-सा। फिर हुआ 6 दिसंबर 1992 और उस दिन मैं हिल गया। हुँ, मैंने कहा ये केवल बाबरी मस्जिद का ध्वंस नहीं है, ये इसी साथ-साथ हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा आघात है। और लोकतंत्र पर आघात जिन ताकतों द्वारा हो रहा था, वो ज़्यादातर उस समय इतिहास का उपयोग कर रहे थे। हुँ, अब इतिहास का तो जनरल कोई वही है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफ़ा, रात को पढ़े दिन को सफ़ा, वो वाला मामला है। तो क्या देखा मैंने आईआईटी में, एक पूरे कैंपस में विद्यार्थियों का हुजूम जाता था और वो बाबर के नाम पे गालियाँ निकालता था। जी, मैंने कहा ये बाबर कहाँ से आ गया? 500-600 साल बाद अपनी कब्र से उठ के कहाँ गया है? और मैंने देखा कि जो मुसलमानों के प्रति घृणा और मुसलमान राजाओं के प्रति जो उनका एक कैरेक्टराइज़ेशन है, उसमें काफ़ी एक समांतरता है। तो वहाँ से मैंने सोचा कि ये समझना तो ज़रूरी है कि ये राजाशाही क्या है, मुसलमान राजा क्या है, क्या ऐसा है, क्या है? सब हिंदू राजा बहुत महान थे, फूल लेके घूमते रहते थे और मुसलमान राजा क्रूर थे, तलवार लेके सबको मारते रहते थे। ऐसा एक दिमाग में आया। हुँ, तो उसके चलते मैंने फिर भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश की पीस बाय पीस। तो मुझे आईआईटी में जितना वक़्त मिलता था खाली, मैं इतिहास की किताबों के नोट्स बनाता था, सीरियसली उनको। पर मेरा कोई मकसद इतिहासकार बनने का नहीं था। हुँ, मेरा मकसद ये था कि लोगों के बीच में जो भ्रांतियाँ हैं, राजाशाही के बारे में ख़ास तौर से, वो कैसे गलत हैं और उनका प्रभाव आज के समाज पे कैसा हो रहा है, ये मेरा लक्ष्य था। तो मैं उस प्रकार का पेशेवर इतिहासकार नहीं बना और इच्छा भी नहीं है। जो मुद्दा आया उसको एक-एक करके
मैं लेता गया। जैसे उस समय बाबरी मस्जिद के समय मंदिर तोड़ने की बात होती थी, जी। तो मैंने मंदिर तोड़ने पर थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, रिचर्ड ईटन और फिर भारत के बहुत महान इतिहासकार, उनका सबका अध्ययन करके मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई कि वास्तव में इतिहास क्या है, इसको समझने का तरीका क्या है। पूरी इतिहास की घटनाओं को मैं ना जानता हूँ, पर इसका एक जो समझने का तरीका है, उसमें मैंने थोड़ा सा तर्क लगाना चालू किया। कोई राजा कहता है कि मैं ये एक बुत तोड़ने वाला राजा हूँ, जैसे महमूद गजनवी फॉर एग्जाम्पल, उसे मैंने तर्क लगाया। रोमिला थापर तो एक महान इतिहासकार के तरह लिखेंगे, मैंने तर्क क्या लगाया कि वो सोमनाथ का मंदिर तोड़ता है और बोलता है कि मैं मूर्तियों का व्यापारी नहीं हूँ, बुत फरोश नहीं हूँ, बुत शिकन हूँ। तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि गजना अफ़गानिस्तान से वो सोमनाथ क्यों आ रहा है? मूर्ति तोड़ना है ना भैया। रास्ते में आपको वो बामियान की बुद्धा की मूर्तियाँ नहीं दिखी क्या? रास्ते में हज़ारों मंदिरों की मूर्तियाँ नहीं दिखी क्या? क्यों नहीं तोड़ा? फिर उसी के साथ ये पढ़ने को मिला, दावा करता है कि मैंने मूर्ति तोड़ी और बाद में 16 हाथियों पर यहाँ की संपत्ति लाद कर ले जाता है। तो इसमें जो इतिहास की घटना को कैसे देखना, उसी घटना को मैं गुस्से से भी देख सकता था। एक मुसलमान राजा ने हमारे हिंदू का मंदिर तोड़ दिया और हिंदू के रूप में ठीक है, मैं अब मुसलमानों से बदला लूंगा, ये दूसरी बात आ जाती कि इतिहास के राजा से आज के मुसलमान से बदला लेना। बिल्कुल। तो मैं वहाँ अपना थोड़ा सा तर्क जो साइंस में आता है, हमारे सामाजिक सोच में आता है, वो लगाने की कोशिश किया कि भाई महमूद गजनवी खुद के बारे में जो कहता है वो इम्पोर्टेंट है या वो सब परिस्थितियाँ ज़रूरी हैं जिसमें उसने वो मंदिर को तोड़ा। तो यहाँ से एक उदाहरण दे रहा हूँ और फिर बाकी जो चीज़ें उस समय प्रचलित थी, धर्मांतरण, 4 बीवियाँ 20 बच्चे, वो तो बड़े बड़े नारे लगते थे ना वो। आजकल तो शायद उसका भी आंकड़ा भी बड़ा हो गया। उसके कारण हिंदू महिलाओं को भी उपदेश दिया जाता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, नहीं तो हम पीछे हट जाएंगे, वो तो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से मुझे बहुत लगा कि हमारा समाज कैसा है। इन सब चीज़ों के पीछे आज एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है। और दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि ये जो सब चीज़ें चालू हुई, इतिहास की जिन घटनाओं के बारे में समाज को ले जाने का, जिसके कारण नफ़रत होती है, जिसके कारण हिंसा होती है, वो यहाँ चालू हुई अंग्रेज़ों के आने के बाद। ये बड़ी मज़े की बात है कि इस प्रकार से 2 कम्युनिटीज़ के बीच में नफ़रत फैलाना, ये करना, वो अंग्रेज़ों के आने के बाद ही हुआ। तो उसका भी कारण फिर धीरे धीरे मैंने इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। तो मेरे इतिहास की समझ यहाँ तक एक तर्कपूर्ण तरीके से इतिहास की घटनाओं को देखने से है। सर, थोड़ा कॉन्टेम्परेरी मुद्दों पर आते हैं जी। एनसीईआरटी ने हाल में ही 2 मॉड्यूल जारी किए हैं। जी। विभाजन विभीषिका दिवस, इस बार 15 अगस्त को लेकर हमने जितने भी खास तौर पर सरकार के पोस्टर देखे, प्रोग्राम्स देखे, ये शब्द था। कुछ लोगों का रडार इस पर खड़ा हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। विभाजन विभीषिका दिवस एनसीईआरटी का मॉड्यूल भी आया जिस पर बवाल मचा हुआ है। आपने आर्टिकल लिखा है कभी हाल ही में, उसमें आप ये कहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत जल्दबाजी में किताबों में और सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल में बदलाव करने में लगी हुई है और ये बदलाव जो है वो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे के मुताबिक है। जी। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? देखिए, एनसीईआरटी का मैंने 1980 के दशक में जो किताबें आई थी, सतीश चंद्र, आर.एस. शर्मा, बिपिन चंद्र, उनकी किताबों को मैंने देखा था और उनका तरीका भी मैंने देखा था, किस प्रकार से तार्किक तौर पे। मेरे लिए इतिहास केवल एक कहानी नहीं है, ये एक तर्कपूर्ण विज्ञान है। तो अभी एनसीईआरटी का सबसे पहला परिवर्तन तो आया था 1998 में, जब वो हमारे प्रधानमंत्री थे ना, कविता लिखने वाले, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, वो मैं भूल जाता, सॉरी और उनके वो MHRD मिनिस्टर थे, मुरली मनोहर जोशी, फिजिक्स के प्रोफेसर। जी, फिजिक्स के प्रोफेसर। तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एक कोर्स चालू किया एस्ट्रोलॉजी का। और हमारे IIT के दोस्तों से मैं पूछता था एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी में क्या फ़र्क है। अब एस्ट्रोनॉमी में तो पढ़ेंगे राहु केतु कुछ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के क्लास में जाकर देखेंगे तो राहु केतु सब हमारा नियंत्रण कर रहे हैं, पूरा जीवन चला रहे हैं, शनि महाराज। और आजकल भी शादियों में देखिए
जो आपस में प्रेम मोहब्बत होती है वो तो अच्छी चीज़ है, हम्म, पर जो पेरेंट्स के माध्यम से होती है जनरली पहले पंडित जी से कंसल्ट किया जाता जी है जी जी, कुंडली देख के जो कितने गुण मिलते हैं, कौन सा ग्रह भारी है। और वो ग्रह बेचारे इतने दूर हैं, उनको यहाँ के अदने इंसान का, मेरे जैसे इंसान का क्या पता होगा वो मेरी जिंदगी के। तो ये मुरली मनोहर जोशी जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस किया और इतिहास में भी वो बातें उन्होंने चालू कर दी। मुस्लिम राजा बनाम हिंदू राजा का जो इतिहास था उसको चालू किया। तो ये पहला परिवर्तन था। दूसरा परिवर्तन फिर 2014 के बाद से जब से आए हैं, तब तो खुली छूट है, पूरी मेजॉरिटी है उस पार्टी को। कोई वैसे भी जो उनसे अलाय करते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है नीतियों में। मेरा पावर बना रहे, रीजनल पावर बना रहे, आई एम हैप्पी, आपको जो करना है करो। तो अभी तो इतिहास में जैसे ये मॉड्यूल में बताया, मेनली फ्रीडम मूवमेंट को आप देखिए। ये फ्रीडम मूवमेंट पे क्योंकि मैंने थोड़ा सा लिखा भी है, पढ़ा भी है। मूवमेंट की मुख्य बात यह है कि एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन था, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल। सुभाष चंद्र बोस को मैं इसी कैटेगरी में लेता हूँ। कांग्रेस से भले उन्होंने 1938 में छोड़ दी जी, पर उनका और जो कांग्रेस का संबंध था वो एक अलग प्रकार का था। तो ये एक जो राष्ट्रीय आंदोलन था ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा था, और दूसरी तरफ से ये प्रवाह जो था राष्ट्रीय आंदोलन का, थोड़ा सा समाजवाद में भी मानता था, धर्मनिरपेक्षता भी मानता था। ये इसलिए कह रहा हूँ दो शब्द खास तौर से, अभी उसकी मांग आ रही है कि इसको संविधान में से हटाया हटाया जाए, जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये आंदोलन उन चीज़ों के आधार पे था। और दूसरे दो प्रवाह थे। एक प्रवाह जो था मुस्लिम लीग का, जो उसका उगम देखिए, ओरिजिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका उगम हुआ था मुसलमान जमींदार राजाओं के माध्यम से। और दूसरी तरफ देखिए हिंदू महासभा, इसके भी सपोर्टर्स हिंदू राजा और बड़े जमींदार थे। तो पहले आप देखिए मूल्यों का फ़र्क समझ लीजिए। आज़ादी का आंदोलन ज़्यादातर का बात कर रहा है दलित समान होंगे, स्त्रियां समान होंगी, मजदूर समान होंगी, सबके अधिकार समान होंगे। और ये पुराने माइंडसेट में हैं राजाशाही के। अगर दलित पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है अरे ये तो हमारी गुलामी से बाहर निकल जाएंगे। लड़कियों की पढ़ाई हो रही है तो कहते हैं कि भाई ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो ये दो प्रवाह जो थे वो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के मुख्य भाग थे। अब इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड मैं कैसे कोरिलेट करता हूँ। 1818 में जेम्स मिल ने एक किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उसमें जेम्स मिल क्या करते हैं, भारतीय इतिहास का पीरियडाइजेशन, हिंदी में देख लीजिए क्या शब्द है, तो उसको पहले स्वर्णिम हिंदू युग, जिसमें स्वर्णिम दूसरे लोगों ने लगा दिया, मुस्लिम युग जिसमें अंधकारमय युग दूसरों ने लगा दिया, और आधुनिक ब्रिटिश युग, वो अपने आप को धर्म से नहीं जोड़ते, हम इससे ऊपर हैं। वो क्रिश्चियन कह सकते थे, आधुनिक क्रिश्चियन युग ना का अच्छा। और ये इतिहास जो 1818 में आया उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। क्यों? 1857 की क्रांति को देखिए जरा। बहादुर शाह जफर लीड कर रहे हैं, झांसी की रानी तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा उनके साथ हैं। और बहादुर शाह जफर लीड करें, ये किसकी मांग थी? सभी राजाओं की मांग थी, हिंदू या मुसलमान दोनों की थी। एक एक बटालियन में कहीं लीडर मुस्लिम है तो फॉलोअर्स हिंदू हैं, या वाइस वर्सा। तो वो उन्होंने जब देखा हिंदू मुस्लिम मिलके हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर हमको राज्य चलाना है तो एक लैटिन या ग्रीक में एक शब्द है डिवाइड एट एम्परा, फूट डालो राज करो। और फूट डालो में तो यहाँ भाषाओं के आधार पे फूट डाल नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ भाषाएं तो कितनी हैं, गिनने के भी बाहर है। पर ये है क्लियर, धर्म के जैसे 25% के करीब मुसलमान हैं, 75% ऐसे लोग हैं जो अलग अलग उनके ये हैं, पर उनको मोटे तौर पर हिंदू कह सकते हैं। तो यहाँ से उन्होंने ये पकड़ा कि अगर इन दोनों के बीच में फूट डालना है तो इनके जो राजाओं ने अच्छा बुरा काम किया उसको हाईलाइट करो। और उसमें ज़्यादा हाईलाइट उन्होंने मुस्लिम राजाओं को किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सत्ता प्राप्त की थी ज़्यादातर मुस्लिम राजाओं से की थी, मुस्लिम राजाओं को जो लीडर पे थे। तो वहाँ से, और वैसे यूरोप में भी उनका क्रूसेड वाला मामला था, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड, तो वो वैसे भी मुस्लिम्स को डाउन देखते थे। तो उसके खिलाफ उन्होंने एक एक करके ये चीज़ें डालना चालू किया। तो इसको मैं समझता हूँ कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन का सांप्रदायिक तरीका। और दूसरी तरफ देखिए जो आज़ादी के आंदोलन के लोग थे, ख़ास तौर से गांधी और नेहरू। अब ये कोई इतिहासकार तो है नहीं,
न मैं इतिहासकार हूँ। हम्म। तो गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि यहाँ हिंदू राजाओं के राज्य में मुस्लिम प्रजा चैन से रहती थी। गांधी के वाक्य। बिल्कुल। और मुस्लिम राजा के राज्य में हिंदू प्रजा चैन से रहती थी। तो ये एक नरेशन हो गया हिस्ट्री का, इंडियन नेशनलिज्म का। और इधर मुस्लिम नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म, ये दोनों ने समाज में जो डाला उसको ब्रिटिश से बहुत फ़ायदा हुआ। अब आप देखिए, आज़ादी के आंदोलन के हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में होंगे, गांधी जी 10 साल तक जेल होंगे। जेल यानी दूसरा घर, आते जाते रहते हैं, कपड़े बदलने घर चले जाएंगे। तो ये उनका है। और इधर से हमारे बहुत बड़े नेता थे, शुरू में क्रांतिकारी थे। समझ गया मैं। और अंडमान जेल में गए तो बोले मैं ये यहाँ क्या कर रहा हूँ, चलो भाई ब्रिटिश से माफी मांगो। इनकी बात कर रहे हैं आप, बता दीजिए। सावरकर, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो अंग्रेजों को लेटर लिख देता हूँ, मैं तो आपका भटका हुआ पुत्र हूँ, मुझे अपनी गोद में ले लीजिए, और ताकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएं। तो यही सावरकर बाद में 60 रुपये महीने की पेंशन अंग्रेजों से लेते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो 1942 के मूवमेंट के समय भी बंगाल में कुछ इनके लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिखते थे कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट से डरो मत, हम बताएंगे कैसे गांधी को निरस्त करना वगैरह। और वही लाइन इनकी भी चल रही थी। एक कार्टून का आपको मैं उल्लेख करता हूँ। नाथुराम गोडसे एक पत्र चलाता था, अग्रणी, सब टाइटल था हिंदू राष्ट्र। उसमें एक कार्टून आया था। कार्टून में श्यामा प्रसाद मुखर्जी तीर चला रहे हैं और उनके बाजू में सावरकर जी खड़े हैं और वो रावण को मार रहे हैं। रावण का सेंट्रल फेस जो है वो है गांधी। उसके बाजू में एक तरफ नेहरू, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, एक तरफ अंबेडकर, एक तरफ मौलाना आज़ाद। तो 10 सिर का रावण ये इस पत्रिका में आया जो माफ़ी मांगकर सामने आए थे। तो आपका जो सवाल है कि ये इतिहास के इंटरेस्ट क्यों नहीं लेना पड़ता, तो एनसीईआरटी ने वो सब भुला दिया। एनसीईआरटी ने क्या किया, ब्रिटिश का जो रोल है, और तीसरी बात ब्रिटिश की देखिए, एक तो यहाँ डिवाइड करके हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ी। ब्रिटिश चाहते तो उसको कंट्रोल कर सकते थे, ब्रिटिश चाहते तो बढ़ती नहीं थी। अगर वो इतिहास को सांप्रदायिक दृष्टिकोण न देते तो बढ़ती नहीं थी। तो ये बढ़ी, उसको चलने दिया। कभी आप देखिए, अंग्रेज़ों ने कभी भी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आरएसएस पे कभी भी कोई रिप्रेशन का काम नहीं किया। उनका जो भी था, हमारे क्रांतिकारियों भगत सिंह जैसे लोगों पर था, गांधी कांग्रेस पे था, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ये था। तो एनसीईआरटी क्या करती है, इसको चित्र को उल्टा कर देती है। वास्तव में भारत का पार्टीशन हुआ अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण, मोटे तौर पर। उसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं किस स्टेज पे उन्होंने क्या किया। और दूसरा बड़ा कारण क्या था, आखिर में पार्टीशन को क्या कहते हैं, माउंट बैटन प्लान। यानी प्लान कौन लाया था, माउंट बैटन, वहाँ से बना के लाया था। और उसमें एक मैंने जसवंत सिंह की किताब आई थी जो मोदी जी ने बैन कर दी थी गुजरात में, जिन्ना पे आई थी। तो वो उसमें उसके रिव्यू में, आउटलुक में एक रिव्यू आया था और उसमें लॉर्ड वेवेल, ब्रिटिश वाइसरॉय, वो 1942 के बाद विंस्टन चर्चिल को मिलने जाते हैं। बोलते हैं भारत पे राज करना अभी असंभव हो रहा है। इधर से 1942 का है, उधर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना रहे हैं, बाद में चल के तो रॉयल RIN का रिवोल्ट भी हुआ, भारत पे राज्य करना मुश्किल है। तो विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं, ऐसा ही है ना तो भारत को आज़ादी दे दो, पर इसका एक टुकड़ा अपने पास रख लेना। ये मैं इसका संदर्भ मेरे को बाद में आउटलुक में मिला नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैंने पढ़ा। तो कौन सा टुकड़ा रखा उन्होंने, पाकिस्तान। और ये इधर ये हो गया सेकुलर देश। दूसरी बात जो उसमें आई थी कि उनके जो मार्केट के इंटरेस्ट थे, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, कोई तो भी उनको सब बेस में चाहिए था। भारत इतना बड़ा देश है, यूनाइटेड रहता तो हो सकता है ये बहुत बड़ा पावर बन जाता। और तीसरी बात जो थी, आज़ादी के आंदोलन के मुख्य जो नेता थे वो नेहरू से लेके सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, ये सब को आप देखिए तो सबका झुकाव थोड़ा सा वामपंथ की तरफ है। इससे लोगों को नफरत होगी, फिर भी मैं बोलता हूँ उनका झुकाव वामपंथ की तरफ था। तो अंग्रेज़ों को क्या लगा, इनका झुकाव अगर वामपंथ की तरफ है
तो ये तो रशिया से अलाय करेंगे। उस समय रशिया और अमेरिका दो बड़े दादागिरी चल रही थी। ये रशिया से अलाय करेंगे तो हमारे इंटरेस्ट का क्या होगा? तो इसलिए ये विंस्टन चर्चिल का जो वाक्य मैंने पढ़ा था और माउंटबेटन प्लान, उसमें यही बात आपको कॉमन मिलती है। माउंटबेटन को 2 साल का टाइम था, वो 1 साल में फटाफट करके चले गए। किसी को बोले यार यहाँ बाउंड्री बना दो, लोगों को पता भी नहीं था, जब पार्टीशन हुआ लोगों को पता भी नहीं था हम हिंदुस्तान में हैं कि पाकिस्तान में है। वो जो मंटो की सादात हसन मंटो की फेमस कहानी है, ठीक है। तो ये जो हुआ उसको इन्होंने कर दिया कि पहले मुस्लिम्स ने पाकिस्तान मांगा 1940 में। पर आप ये बताइए, यहाँ 2 राष्ट्र हैं, ये सबसे पहले किसने कहा था किताब के रूप में? सावरकर। हिंदुत्व, बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र और उसमें कहा यहाँ 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम है एक हिंदू है। और ये एक्चुअली मैं किसी को पहले और बाद में नहीं कहता, मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदू सांप्रदायिकता ये समांतर रूप से चली। इसके पहले जो हिंदू राजाओं ने बनाया था, मुस्लिम राजाओं ने मिलकर बनाया था पहले, वो था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। अब ब्रिटिश ने देखा इवन राजा लोग यूनाइटेड है तो कुछ करना चाहिए। तो उस समय शिमला में जो वाइसरॉय थे, मेरे ख्याल से एल्फिस्टन थे, एल्फिस्टन ने मुस्लिम राजाओं को न्योता भेजा, आप आइए, आप तो मुस्लिम कम्युनिटी के प्रतिनिधि हैं, आप आइए, आपकी जो समस्या है वो हम कल हल करने की कोशिश करेंगे। और वहीं से मुस्लिम लीग का जन्म हुआ और उसी के 2 साल बाद पंजाब हिंदू सभा बनी, जो 1915 में जाके हिंदू महासभा बनी। तो ये है एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अब अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति को तीसरी जगह पे रखते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई किसी वाइसराय ने इसका अपोज नहीं किया। ये मॉड्यूल तो कहता है, अगर बहुत ही कम शब्दों में मैं कहूं, कि जिन्ना ने पार्टीशन के बारे में कहता है कि जिन्ना ने मांगा, कांग्रेस ने माना और माउंटबेटन ने लागू कर दिया। जबकि कहानी बिल्कुल अलग है। 2 सांप्रदायिक ताकतों ने अपने अपने राष्ट्र की कल्पना की। जिन्ना ने कहा, जिन्ना और मुस्लिम लीग ने कहा कि हम मुस्लिम हैं, कम हैं, हिंदू मेजॉरिटी में हैं, हम पे अत्याचार होगा इसलिए हमको अलग देश दे दो। और हिंदू महासभा आरएसएस ने कहा हम तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। ये अनादिकाल से मुझे बड़ा मजा आता है। अनादिकाल में कहीं हमको डार्विन के युग में नहीं ले जा रहे, पर कह रहे नहीं, डार्विन तो आजकल बैन हो गया पढ़ाई से, तो वो बात अलग है। तो ये दोनों की अलग कंपना। और यहाँ ये तीसरी एक किताब आती है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, वो सबसे सटीक तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। हम पहले संस्कृति थे, सभ्यता थे, अभी हम एक राष्ट्र के रूप में बन रहे हैं और इसी आधार पे हमारा पूरा ये चला। तो उसको उल्टा करके एनसीईआरटी ने, वो जैसे आपने बिल्कुल अच्छे से समराइज किया, उसने मांगा, इन्होंने सहमति दी और इन्होंने दे दिया। ये ऐसा सरलीकरण भी है और गलत भी है। और सर मुझे लगता है कि राष्ट्र की अवधारणा तो 300-400 साल पुरानी ही है। एब्सोल्युटली, उसके पहले तो राजाशाही। आजकल राजाशाही का तो इतना गुणगान होता है, कई लोगों को लगता है राजाशाही अच्छी थी भाई। इतना गुणगान ये इसी के कारण, कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी के कारण। उस दिन मुझे अच्छा लगा कि एक नेता ने कहा कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। उसने ये नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ और मैं राजा नहीं बनना चाहता, ये उसने कहा। ये अच्छी बात थी, अच्छी लगी मुझे। सर पिछले कुछ सालों में हमने 2 शब्द बड़े प्रोमिनेंटली सुने, एक तो नागरिकता कानून यानी सीएए और एक एनआरसी जी। तो आरएसएस की जो हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना है, इन दोनों सरकार के कदमों को उसका एक्सटेंशन माना गया कि ये उसी तरफ बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारा संविधान जो बराबरी की गारंटी देता है, इस तरह के कदम उस गारंटी को चुनौती हैं? देखिए, ये जो लोगों की बात आप कर रहे हैं वो तो भारतीय संविधान को दिल से तो नहीं मानते। जैसे किसी ने कहा था ना, मैं दिल से माफ़ नहीं करूँगा, वैसे दिल से वो भी इस संविधान को नहीं मानते, शुरू से इसका विरोध करते रहे। और ये जो है, अब पार्टीशन हुआ, बंगाल के कुछ लोग आसाम चले गए, कुछ लोग इधर आ गए। तो बंगाल, अब कोई भी बंगाली बोले आसाम में रहता है, तो अब आपने एनआरसी की बात की तो एक मज़ेदार बात देखिए। एनआरसी का एम क्या था कि मुस्लिम्स के वोट को चोरी करना। वो चोरी करना अभी का वर्ड है, उस समय ये नहीं था, सॉरी। तो मुस्लिम्स के वोट को हटाना। पर हुआ क्या, आपको याद है? 20 लाख लोगों के पास सिटीजनशिप के पेपर नहीं मिले और उसमें 12 लाख हिंदू थे, फंस गए।
तो जिनको हटाना है वो तो केवल 8 लाख है और 12 लाख हिंदू हटेंगे, तो इसलिए फिर CAI लाए कि भाई मुस्लिम्स के सिवा बाकी सबको नागरिकता हम देंगे। तो ये हमारे संविधान के मूल्यों के मेरे ख्याल से तो पूरी तौर से खिलाफ है। सर, आपकी जो किताब है भाजपा आरएसएस विचारधारा और राजनीतिक एजेंडा, अ, दरअसल आजकल हम देखते हैं कि बड़े बज़वर्ड्स हैं पॉलिटिक्स के, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, किसी ना किसी पार्टी के फोकस में इनमें से कुछ ना कुछ रहता है। आपकी जो ये किताब है जिसका मैंने ज़िक्र किया, ये समाज के इन चारों पहलुओं पर बहुत अंडरलाइन करती है और जी। आप ये कहते हैं कि हमारा मौजूदा राजनीतिक माहौल है, वो इन्हें प्रभावित करता है, इन सभी को। कैसे आप, मतलब आप किस संदर्भ में बात ये कह रहे हैं? और जब आप प्रभावित करना कह रहे हैं तो आपका मतलब क्या है? देखिए, प्रभावित करने से मेरा मतलब है एक तो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, और तीसरा चुनावी मैदान में, हुँ, तीनों धरातल पर। देखिए, अभी जैसे वनवासी कहा जाता है उनको, इनकी भाषा में, हैं वो आदिवासी। अब वो तो अलग बात है ना, जो हम यहाँ माइग्रेशन हुआ ह्यूमन सोसाइटी का, मानव समाज का, 65,000 साल पहले के पहले साउथ अफ्रीका से हम सब आए हुए हैं। तो ये विश्वास कर लीजिए हम सब लोग रिलेटेड हैं, एक दूसरे के संबंधी हैं कहीं ना कहीं, उसलिए भी हमें एक दूसरे से अच्छे रहना चाहिए। तो खैर, इसको तो ये जो इनकी विचारधारा है, ये आदिवासियों को तो वनवासी कहते हैं, पर वनवासियों के वोट भी चाहिए। तो वनवासी कल्याण आश्रम, हुँ, मैं खुद एक ऐसे आश्रम में गया था। तो मेनली जो आदिवासी परंपरा है, प्रकृति की पूजा करता है, अपने पुरखों की पूजा करता है, और उसमें इस प्रकार के मंदिर और देवी देवता जो जैसे हमारे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ऐसे देवी देवता उनमें नहीं है। तो उनको पर फिर भी वोट के रूप में कैसे लिए अपनी तरफ लेना। तो एक हिंदूकरण की प्रक्रिया, जिसको घर वापसी भी कहा जाता है। घर वापसी, एक दिलीप सिंह जुदेव आपको याद जी, होगी, बिल्कुल। एक बार फॉरेस्ट मिनिस्टर, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की अरे कसम खुदा क्या से बात कम है, भी नहीं। क्या बात है, याद दिला दिया आपने। तो वो घर वापसी में बड़े सक्रिय थे। हुँ, वो उनको बोलते थे आदिवासियों की, भाई आप अपना रास्ता भूल गए, हुँ, चलो हम आपको रास्ते पे ले आते हैं, चलो यहाँ गर्म पानी के झरने में नहा लो, हुँ, पूजा कर लो, आप अभी हिंदू बन गए, अभी ये आपका पुजारी रहेगा, इससे एक बात करो, ये करो। तो ये आदिवासियों के बीच में इन्होंने अच्छी पैठ बना ली है। दलितों के बीच में एक MN श्रीनिवास की थीसिस है, संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण जो भी है। तो वो कहती है कि समाज के जो अलग लेयर्स रहते हैं, उसमें नीचे के जो लेयर्स रहते हैं, उनको लगता है कि ऊपर के लेयर्स को हमको फॉलो करना चाहिए, उनके रीति रिवाज वगैरह वगैरह जो करना चाहिए। और इसके चलते इन्होंने एक बनाया सामाजिक समरसता मंच। हुँ, सामाजिक समरसता मंच यानी क्या भाई, अलग अलग जातियाँ तो हैं, उनमें समरसता होना चाहिए। बड़ी प्यारी बात लगती है। अंबेडकर ने क्या कहा, जातियों का उन्मूलन होना चाहिए। हुँ, तो ये एक तरफ से सामाजिक समरसता मंच, और दूसरी तरफ से उन्होंने कुछ दलित आदिवासी प्रतीकों को हाईलाइट किया है। जैसे एक सुहेल देव एक्सप्रेस भी निकलती है, वो सब होती है। तो उसके माध्यम से वो ये बताते हैं कि दलित तो ये हिंदू समाज का भाग है भी सही, पर किस प्रकार का हिंदू समाज, जो अंबेडकर जिसको कहते हैं कि हाँ, हिंदू समाज जो आज हिंदू धर्म की बातें की जाती हैं, वो ब्राह्मणवाद से ज़्यादा प्रभावित है, ये अंबेडकर का कहना है। तो सुहेल देव, अब जैसे सुहेल देव की इसमें एक तीर से दो शिकार। हुँ, एक तो जो उस जाति के लोग हैं वो कहेंगे भाई अरे बीजेपी हमारा ख्याल रख जी, रही जी, है, जी। और और दूसरी दूसरा? तरफ से उसकी कहानी जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे, सुहेल देव ये कर रहा था, वो कर रहा था, बाद में एक मुस्लिम, मुस्लिम सेनापति के साथ उसकी जो जंग थी। उसमें उसने, और वो भी हिंदू रानी को बचाने के लिए। हुँ। लव जिहाद का एंगल भी लाना चाहिए ना, पुरानी चीज़ों में आज की भी चीज़ जोड़ना चाहिए। तो वो भी उन्होंने किया, भाई सुहेल देव इस प्रकार से था। तो ये 3-4 मैकेनिज़म्स हैं जिसके माध्यम से वो इनको एक तरफ से जहाँ हैं स्टेटस को में बने रहें, पर वोट हमको दें, हिंदूकरण की प्रक्रिया को फॉलो करें। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, अब महिलाओं के सवाल में एक पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनकी जो पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स है, वो वैसे तो मनुस्मृति के चारों तरफ चलती है, बीच बीच में ले आते हैं गोल्डन पीरियड,
यानी क्या, मनुस्मृति। संविधान आया तो क्या बोले, इसमें तो मनुस्मृति के मूल्य है ही नहीं, ये कहाँ से हमारा संविधान हुआ। ठीक है। और तीसरी बात देखिए, ये सब लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, क्या गायब हो गया? स्वयं। इनकी जो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी, और पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी हर एक धर्म के नाम की राजनीति में रहती है, इस्लाम की हो, बुद्ध धर्म की हो, क्रिश्चियनिटी की हो, हर एक जो राजनीति लाते हैं वो मानते हैं कि स्त्रियों का स्वयं पुरुषों की जेब में होता है, वो उनको कंट्रोल करेंगे। बचपन में बाप, जवानी में पति, पति नहीं रहे तो बेटा, ये कंट्रोल करेंगे। तो ये उन्होंने इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, तो इनका जो कई विंग्स हैं, जैसे वीएचपी हो या दूसरे हों, वो महिलाओं को रिलीजियोसिटी, धार्मिकता के इसमें उलझाए रखते हैं। और उनके काम करने का तरीका भी यही है, किसी भी एरिया में जाओ, वहाँ के महिला संगठनों से कांटेक्ट करो, और जो भी त्यौहार आने वाले हैं, वैसे भी आपने देखा होगा समाज में रिलीजियोसिटी बढ़ रही है, और दुर्भाग्यवश स्त्रियों में इनसिक्योरिटी के कारण ये और भी ज़्यादा होती है, तो उसके कारण से महिलाओं में भी ये काम करते हैं। और इसमें छोटा सा अगर आप परमिट करें तो मैं ऐड करूँ, एक इनकी राष्ट्र सेविका समिति में एक पहले थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी, भाजपा की उप वाइस प्रेसिडेंट थी। उन्होंने कहा, वो जो रूप कंवर का सती हुआ था जी जी, तो उन्होंने कहा कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो औरतों का मोर्चा लेके पार्लियामेंट पे गई, क्या बोली? सती होना भारतीय स्त्रियों की गौरवमयी परंपरा है, ये उनका अधिकार भी है। ब्रैकेट में मैं कह दूं कि उन्होंने खुद इस अधिकार का उपयोग नहीं किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। और वो उनकी एक गवर्नर थी अभी गोवा की, मृदुला सिन्हा जी, क्या कहती हैं, मैंने अपने बेटी की शादी में दहेज दिया, बेटे की शादी में दहेज दिया, हिसाब बराबर हो गया। औरतों को तब तक बाहर काम नहीं करना चाहिए जब तक घर में बहुत मुसीबत ना हो। तो ये सब चीज़ें राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से, आदिवासियों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम से, दलितों के लिए सामाजिक समरसता मंच के हिसाब से, ये उनका काफ़ी एक एंगल है जो पहले हम इग्नोर करते थे। 1952 तक जब पहले जनसंघ बनी, केवल 7% वोट आए, धीरे धीरे बढ़ते गए। तो 1970 में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब तक हम जिन वर्गों को दबाना चाहते हैं, उनके वोट जब तक हम नहीं लेते, हम सत्ता में नहीं आ सकते। एंड देयर स्ट्रेटेजी वर्क। सर नमस्कार, मेरा नाम अमीश है। वैसे तो बात हो रही है, देश के विभाजन की भी बात आ गई, एनसीईआरटी में बदलाव की भी बात आ गई, लेकिन आपका जब इतना लंबा अनुभव, आप हमारे गेस्ट हैं, तो आज हम आपसे सीधा यही सवाल पूछ लेते हैं कि आपकी नज़र में, राम पुन्यानी की नज़र में, इस देश के विभाजन के तीन लोग कौन, तीन नाम कौन जिम्मेदार हैं? एनसीईआरटी ने भी 3 पर जोर दिया है, तो राम पुन्यानी भी बताएं हमारे मन से कि वो 3 कौन जिम्मेदार हैं। अब लॉर्ड माउंटबेटन नंबर 1 जी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश रूल, वो अकेले केस में नहीं, इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश रूल, और उनको जो असिस्ट करने वाले 3 नाम अगर बोलना है तो एक तरफ मैं कहूँगा जिन्ना, दूसरी तरफ सावरकर। त्रिकोण में ऐसा बनाता हूँ, ऊपर है ब्रिटिश पावर और एक तरफ है जिन्ना, एक तरफ है सावरकर। ये लोगों के ऊपर, उनके संगठन, उनकी विचारधारा, ये सब हमको उसमें लेना चाहिए। सर चूँकि सावरकर का जिक्र आया, राहुल गांधी, आपने भी इशारों में राहुल गांधी का जिक्र किया था कि वो राजा नहीं बनना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने संसद में या कहीं भी एक जगह वो कह रहे थे। इसी जो नया बिल इंट्रोड्यूस की है मोदी सरकार, उस पर सवाल यह है सर कि जब राहुल गांधी को हम लोग देखते हैं तो वो सावरकर को लेकर बड़े मुखर विरोधी नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो सावरकर को एक ट्रू नेशनलिस्ट और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह से पेश करती है। राहुल गांधी की आलोचना राइट विंग की पॉलिटिक्स में ये होती है कि आपकी तो जो दादी थी, उन्होंने सावरकर पर डाक टिकट जारी किया था, तो आप उनकी पॉलिटिक्स सही थी या आपकी पॉलिटिक्स सही थी? लेकिन सावरकर का एक सच है ना, सावरकर क्या अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले के तौर पर याद किए जाएं इस देश में, या जो भाजपा कहती है कि मतलब राष्ट्रवादी के तौर पर याद किया जाए? सावरकर को कैसे याद किया जाना चाहिए? देखिए, सावरकर को किसी एक तरीके से देखा जाए तो ये उन पे अन्याय होगा। ये हमें याद रखना चाहिए कि जीवन के पहले भाग में वो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी थे। ये भी याद रखना चाहिए कि 1857 का जो संग्राम हुआ था,
उसको सबसे पहले उन्होंने सामने लाया। ये उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। और उसके साथ साथ बाद में जेल में यातना सह के उनमें जो परिवर्तन आया वो उनका निगेटिव कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को लिपिबद्ध किया और उस पर काम किया, वो निगेटिव है। तो अब टोटलिटी में तो मैं कहूँगा कि उनका नकारात्मक ही है। जो सकारात्मक पार्ट था वो पहले पार्ट में था, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की, जिसके कारण अंडमान की जेल हुई। और दूसरा उसके बाद जो बाद में आए तो वो उनका ज़्यादा जीवन का ज़्यादा प्रभावशाली हिस्सा वो रहा। तो इसलिए मैं उनको एक नकारात्मक चित्र के रूप में देखूँगा। अब उन पे जब डाक टिकट जारी किया गया, उनका पोर्ट्रेट लगाया गया, तो उस समय मेरे ख्याल से बुद्धदेव कौन थे, वो सीपीएम वाले स्पीकर थे, वो भी उस समय सीपीएम वाले एक थे ना स्पीकर, तो उस समय वो ये लगाया गया था पोर्ट्रेट। तो सावरकर का जो भी आधा पढ़ता है, सोमनाथ चटर्जी की बात करें। सोमनाथ चटर्जी, तो वो जो भी आधा पढ़ेगा, एक भाग देखेगा, वो गुणगान करेगा कि देखो भाई अंडमान में इतनी उन्होंने यातनाएं सही, पर वो ये नहीं बताएगा कि अंडमान में 150 और लोग थे, अंडमान में किसी ने इस प्रकार की माफ़ी नहीं मांगी, कई लोग वहाँ शहीद हो गए। एक तो वहाँ था जब ब्रिटिश वाइसराय अंडमान की जेल का विज़िट करने आया तो उसने उसको वहाँ उसका गला दबा दिया। तो ऐसे लोग भी अंडमान में थे और सावरकर जैसे भी थे। तो आपका जो सवाल है उसमें मुख्य रूप से तो मैं उनको एक उनकी दादी पहले भाग पे है और राहुल जो है वो पूरा चरित्र दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब समग्रता में राहुल गांधी देखते हैं तो उनको सावरकर एक क्रांतिकारी तो नजर नहीं आते हैं, ऐसा आपका कहना है? क्रांतिकारी का हिस्सा छोटा है। हाँ। अब जैसे 15%, 85% ये परसेंटेज जो भी करें, तो लोकतंत्र में तो परसेंटेज के हिसाब से बहुमत की तरफ चला जाएंगे, राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। चलिए सर, बात को आगे बढ़ाते हैं। आपका बड़ा लंबा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर है, कुछ हम लोगों ने उस पर बात भी की है अभी इस चर्चा में। मेरा सवाल ये है सर कि संघ की एक लंबी यात्रा हो गई अब इस देश में, 1925 में बना, 2025 में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है जी। और भाजपा के जो फॉलोअर्स हैं उनको बड़ा अभिमान है कि इस देश में कांग्रेस के बाद संघ की ताकत से उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार 2-2 बार बनाई और तीसरी बार फिर वो तीसरे टर्म में फिर हैं और इस तरह से वो नेहरू की बराबरी पर आ चुके हैं सरकार चलाने के मामले में। लेकिन सवाल यह है सर कि संघ की इस यात्रा में संघ ने एक कोशिश नई शुरू की है जो मुझे समझ में आती है और ये मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहता हूँ, समावेशी दिखाने की। मैं एक उदाहरण कोट करता हूँ सरसंघ चालक का, मोहन भागवत जी का। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजा जाना चाहिए, इस बात पर उन्होंने आपत्ति जताई। ये संदर्भ ये था कि उत्तर प्रदेश में कई सारे विवाद हो रहे हैं, संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, ज्ञानवापी का विवाद है ही, मथुरा का है ही, अयोध्या का तो हमने देखा ही। तो क्या संघ समावेशी बन रहा है संघ की यात्रा में, या संघ ये कोई दिखावा कर रहा है, कोई नई तरह की राजनीति कर रहा है? देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात, बहुत पुरानी बात आपको याद दिलाता हूँ। 2018 में विज्ञान भवन में मोहन भागवत ने 3 बड़े लेक्चर दिए थे। उसमें यही बातों को उन्होंने कहा और भारतीय संविधान के प्रियम्बल को पढ़ा, तो वो दिखाता तो है सर्वसमावेशी होने की। उस समय भी उन्होंने बात की थी कि भाई ये जो लिंचिंग है, लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। उसके बाद 3 लिंचिंग का मैंने रिकॉर्ड निकाला 2018 के बाद में। तो अभी भी जिस प्रकार की, मेरे ख्याल से मोहन भागवत का रोल ये है कि उनकी राजनीति को एक स्वीकृत रूप में प्रस्तुत करना, जो लोगों को स्वीकृत हो सके। अभी भी उनके नंबर 2 जो हैं वो होसाबले, वो तो अभी भी कह रहे हैं दत्तात्रेय समाजवाद और इसको निकाल दो इसमें से। तो कैसे होता है ये? तो वो मेरे ख्याल से हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। खाने के दांत उनको आपको देखना है तो उनकी शाखाओं में देखिए। वो लड़कों को, लड़के शाखाओं में तो लड़के ही आएंगे ना। तो दुर्गा वाहिनी है बेचारी, तो वो करती बैठेगी, पर शाखाओं में जो लड़के आते हैं उनको क्या बताएंगे? हमारे महान हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, और वो देखो बाबर, औरंगजेब, ये इन्होंने क्या क्या किया। तो ये जो उनके ये शाखा है, शाखा का दुर्भाग्यवश मुझे भी अनुभव है। एक ही दिन में मैं शाखा से निराश हो गया। एक दिन में गया, मेरा क्लोजेस्ट दोस्त वहाँ जाता था, बोले यार चल, बड़ा मज़ा आता खेलने में,
खेलने में तो सबको मज़ा आता है, मैं भी गया, खेला कूदा तो ठीक था। बाद में वो गुरुजी जो थे बताने लग गए, ये नेहरू ने कितनी गलतियाँ की है, कितना अय्याश आदमी है, और वो गांधी ने तो बर्बाद कर दिया हिंदुओं को। मैं वहीं से नमस्ते करके वापस आ गया। अब नेहरू की अय्याशी, अरे उनकी भांजी उनको गले मिल रही थी तो बोले अय्याश आदमी है, बोले उनके कपड़े पेरिस धुलने जाते थे। अब बताइए 1930-40 में जब वो खादी के कपड़े पहनते थे, कोई लॉन्ड्री खादी के कपड़ों का ड्राई क्लीन करेगी क्या? सच्चाई ये थी, इलाहाबाद में एक पेरिस लॉन्ड्री थी, वहाँ उनके कपड़े धुलते थे, तो उसमें उन्होंने कह दिया पेरिस धुलने जाते हैं। तो खैर ऐसी चीज़ें जो है, शाखा उनका रियल चरित्र है। आरएसएस क्या है वो आप शाखा में देखिए। मोहन भागवत उसको एक बहुत खूबसूरत रूप देने की कोशिश करते हैं। दैट्स अबाउट इट। सर, इस आपने जो घटना सुनाई उससे एक छोटी घटना मुझे याद आ गई। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था। हमारे मित्र पहले दिन शाखा में गए, हाफ पैंट लेकर आए थे, और बाद के दिनों में वो कांग्रेसी हो गए। वो शायद हाफ पैंट उनके किसी अटैची में पड़ा है, तो मुझे वैसा ही रिजेम्बलेंस हुआ आपकी कहानी से। नेहरू का जिक्र आपने कई दफ़ा किया सर। मैं नेहरू पर एक सवाल लूँगा कि अभी एक मैंने रील देखी बड़ी वायरल, कि प्रयागराज में कोई कह रहा है कि वकालत शुरू करनी हो तो इलाहाबाद से करो, क्योंकि अगर वकालत चल गई तो मोतीलाल बन जाओगे, और वकालत फेल हो गई तो जवाहरलाल बन जाओगे। नेहरू का होना इस देश के लिए क्या मायने रखता है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मोदी सरकार जब से आई है तब से लगता है कि देश की सारी समस्याओं की जड़ में पंडित नेहरू हैं। और एक मशहूर कवि हैं, मैं नाम नहीं कोट करूँगा, वो तो कविता भी होली में गा रहे थे, जो गिरा तो उन्होंने गाया कि कुछ भी होता है तो कहते हैं चौकीदार कि नेहरू हैं जिम्मेदार। तो नेहरू का होना इस देश के लिए क्या मायने रखता है? नेहरू असल में कौन थे? राम पुनियानी की नज़र में नेहरू का क्या कद था? देखिए, इस देश के निर्माण में और बनने में महात्मा गांधी के बाद सबसे महत्वपूर्ण जिसका स्थान है वो है जवाहरलाल नेहरू। और एक किसी पाकिस्तानी स्कॉलर ने कहा था, आज इंडिया का हाल देखो, अभी तो खैर ख़राब हो रहा है पहले से, पाकिस्तान का हाल देखो, उसमें जो फ़र्क है वो जवाहरलाल नेहरू का है। कि नेहरू के होने का मतलब है कि भारत, जिसको हम आधुनिक युग कहते हैं, यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक सेक्टर, प्रोडक्शन, दलितों का सामने आना, स्त्रियों का समाज में आना, ये, और 1 पर्सन 1 वोट, अभी बिहार का चल रहा है, बिहार का यही चल रहा है कि भाई सम पर्सन्स ऑल द वोट, सम पर्सन्स नो वोट्स। पर नेहरू और अम्बेडकर का जो फ़र्क था यही कि डेमोक्रेसी इज़ द रूट ऑफ ए प्रिविलेज डेवलपिंग सोसाइटी। और आज उसको, जैसे पहले सीए का सवाल किया, अभी बिहार में जो हो रहा है उसमें यही हो रहा है कि लिमिटेड इलेक्टोरेट रहा। अंग्रेजों के समय भी लिमिटेड इलेक्टोरेट था। अगर आप पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात तो इन्हीं लोगों ने की थी। ठीक है, तो पर सवाल प्रैक्टिस में जब आए तो नेहरू ने तो उसको करके दिखाया। और नेहरू का जो था, आप देखिए जितनी भी देश में संस्थाएं हैं, कल्चर की बात कीजिए, साइंटिफिक टेम्पर की बात कीजिए, आज तो हमारे प्रधानमंत्री एक 26 साल के बाबा के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं तुम मेरे भाई हो, और वो बाबा आपको बताता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या हुआ था, क्या होगा। पर वो उसको ये बात नहीं पता चलती कि यहाँ ट्रेन का एक्सीडेंट होगा या कश्मीर में अर्थक्वेक आएगा, वो उसको नहीं पता, पर आपके जीवन का पूरा बताएगा। तो साइंटिफिक टेम्पर में नेहरू का जो रोल है, सुपर 1 to 1 ही कुड टॉक टू आइंस्टीन, ही कुड टॉक टू द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया, भारत को आगे ले जाना चाहते थे। और पाकिस्तान में वही जिन्ना साहब आए, थोड़े सेकुलर थे, थोड़े दिन तक रहे, उनके चारों तरफ से पूरा कम्युनलिज्म का ही घेरा था, उन्होंने ले लिया। तो कभी मिलिट्री सत्ता में रहती है, कभी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी सत्ता में रहती है। वहाँ डेमोक्रेसी तो एक्चुअली, मजाक में कहूँ तो, डेमोक्रेसी वहाँ एक रूठी हुई प्रेमिका की तरह है, जो कभी कभी आ जाती है, जनरली नहीं आती। तो ये पाकिस्तान का हाल हुआ, क्योंकि वहाँ नेहरू नहीं थे। नेहरू होते भी तो खैर पाकिस्तान में क्या कर सकते मुझे पता नहीं। पर भारत का आज का जो है डिक्लाइन, छोड़िए, डिक्लाइन का तो कारण कुछ और है, पर जो यहाँ तक आया, यहाँ तक जर्नी आई, आईटी में देखिए कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ इंडिया ने कदम आगे नहीं रखे, और उसकी जड़ें कहाँ हैं। अब आपने पूरा मेट्रो बनाया, मैं आके इनॉग्रेट कर दूँ तो क्रेडिट आपको जाना चाहिए कि मुझे करना चाहिए? यही सवाल है। भारत को बनाया तो नेहरू ने बनाया। सर, मेरा सवाल भी नेहरू जी से ही जुड़ा हुआ है। जी।
हम जिस वर्तमान में जी रहे हैं उसमें इतिहास के जो बड़े चर्चित नायक हैं उनकी चर्चाएँ बहुत होती हैं और बार-बार ये ज़िक्र इस सरकार में प्रधानमंत्री नेहरू का करते हैं। और उसकी आलोचना भी होती है कि आप बार-बार नेहरू का ज़िक्र क्यों करते हैं? तो मेरा एक सवाल ये कि क्या इस सरकार को 50-60 साल पहले नेहरू का जो दौर था उसका ज़िक्र करना चाहिए? अगर वो करते हैं तो क्या उसकी आलोचना करनी चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब आप किसी चीज़ की आलोचना करते हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन और फेलियर दोनों बताना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा, नेहरू ने बिग डैम्स का एक सिलसिला चलाया जिसमें देश में अकाल ख़त्म हो गया। पर बिग डैम्स के जो डेंजर्स हैं एनवायरनमेंट पे, वो उन्होंने नहीं देखे। नेहरू ने हायर एजुकेशन पे बहुत जोर दिया और जो प्राइमरी एजुकेशन था, सेकेंडरी एजुकेशन था, उस पर कम जोर दिया। वी शुड क्रिटिसाइज नेहरू। नेहरू की आलोचना होना चाहिए, पर किस संदर्भ में, कि उन्होंने क्या किया, क्या उनका योगदान था, क्या उनकी नीति थी। और आज हाइंडसाइट में हम क्या बता सकते हैं कि उनकी नीति में कहाँ कमज़ोरी है। ये ज़रूर होना चाहिए ताकि हम वो गलतियाँ फिर न करें। पर हम सब कह दें कि भाई अभी मेरा टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, ये नेहरू ने बंद करवाया, तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए नेहरू का ज़िक्र कर रही है या अतीत में जाकर बात कर रही है? देखिए, नेहरू की आलोचना करने के पीछे दो कारण हैं मुख्य। एक तो खुद की कमज़ोरियों को, खुद के फेलियर्स को छिपाना, और दूसरा नेहरू जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता समाजवाद में मानते थे उसका विरोध करना। क्योंकि नेहरू हार्ड कोर सेक्युलर थे, इसके बारे में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी किया नहीं, न बोलने में न करने में। और वो उसमें तो इनका कहीं जगह नहीं है। तो नेहरू को आलोचना करते करते वो सब मूल्यों की आलोचना करना जिसके लिए नेहरू खड़े थे, ये उनका मुख्य उद्देश्य था, उनका उद्देश्य है। देश की राजनीति 10 साल में जिस तरह से विचारधारा के स्तर पर, खान-पान के लेवल पर क्या पहनना है, इस जगह का क्या नाम होना चाहिए, इसका क्या नाम नहीं होना, इन सारी चीज़ों को लेकर जो 10 साल में पिछले 10 साल का जो शासन नरेंद्र मोदी ने चलाया है, उसको आप कितने नंबर देंगे? आपकी क्या राय बनती है इस सरकार के बारे में? देखिए, आज़ादी का पहला मतलब होता है कि मैं अपने जीवन में जी सकता हूँ जब तक वो आपको अफेक्ट नहीं करता। यहाँ उल्टा है। यहाँ तो भाई अभी 15 अगस्त को नॉनवेज मत खाइए, ये तो कभी सुना ही नहीं था। हमारे बम्बई में वो जैन लोगों का पर्युषण एक त्यौहार होता है, उसमें आपको नॉनवेज नहीं खाना, मत खाइए ना, वैसे भी वो नहीं खाते, पर दूसरे ना खाएं इस पर आप क्यों जोर देते हैं। तो ये जो संकीर्णता है, नैरोनेस, ये संकीर्णता एक बहुत ही हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत के विरोध में है। आज़ादी का तो यही मतलब होता है ना कि हम सब आज़ाद हैं दूसरे की आज़ादी को ट्रैम्पल किए बगैर। पर यहाँ तो आपके ऊपर वैसे ही बंधन 10 प्रकार के लग सकते हैं कई चीज़ों पर। सर ये आप क्या खाएँगे या नहीं खाएँगे, आपका फ्रिज में क्या रखा है, ये अगर सरकार और राजनीतिक पार्टियाँ तय करें। इसके बावजूद पिछले 10 सालों में जिस तरह की राजनीतिक सफलता बीजेपी को मिली है और जिस तरह की नाकामी कांग्रेस के हाथ लगी है, उस पर आपकी कोई टिप्पणी? हाँ, देखिए, कांग्रेस तो खैर सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने कांग्रेस की जो विचारधारा जिसके कारण इसने देश को जोड़ा, देश में प्रगति लाई, उसके लिए वॉलंटियर्स बनाने का काम इसने नहीं किया। जब भी समाज बदलता है, बदले हुए विचारों को समाज के आखिरी व्यक्ति तक ले जाना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ इनकी असफलता है। और बीजेपी की सफलता को तो पूछो ही नहीं। मनी, मैन पावर, मैनिपुलेशन, ये 3M का फार्मूला देख लीजिए। वो कौन से बॉन्ड लाए थे? इलेक्ट्रल बॉन्ड। 20-25 मॉडर्न बिल्डिंग्स बन गई जो हमारे नागपुर का जो RS का बेचारा छोटा सा गरीब ऑफिस था, जहाँ मैं भी 2-4 बार गया, उसके बदले अभी लाखों की बिल्डिंग आपके दिल्ली में बन गई। ये तो हेड ऑफिस नहीं, ये तो ब्रांच ऑफिस है। वैसे कांग्रेस पार्टी ने भी एक नई बिल्डिंग बना ली है। चलिए, मुबारक हो उनको, इतने सालों में एक बिल्डिंग तो बना पाए। यहाँ 10 साल में इतना अचीवमेंट हो गया। तो मैं इस बात का जवाब दे रहा था कि बीजेपी की सफलता में
2024 की सफलता में तो मैनिपुलेशन हैज़ बीन द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट। ये पराकला प्रभाकर, जिनके इंट्रोडक्शन में हर समय कहा जाता है निर्मला सीतारमण के पति, क्या कहा उन्होंने, 79 सीट्स पर क्लियर कट घपला हुआ है। तो देख लीजिए उनका मैन पावर। आज देश में वो 1 लाख शाखाएं बनाने की प्लान कर रहे हैं। लाखों स्वयंसेवक हैं, हजारों प्रचारक हैं। तो आपको पता होगा ना, स्वयंसेवक यानी इंटर्न से थोड़ा ऊपर, और प्रचारक यानी प्रोफेसर, ऐसा उनका एक जो बीच का है। तो ये उनके पास बहुत है। और मीडिया, सॉरी फॉर दैट, मैं मीडिया हाउस में ही बैठा हूँ, आप शायद काफ़ी निष्पक्ष हैं इसलिए मेरे जैसे को बुलाया, नहीं तो बड़ा मीडिया तो गिरफ्त के बाहर है, उनका पूरी तरफ से हिमायत ही कर रहा है। तो बीजेपी जीतने का कारण 2024 का तो शेडी है, उसके पहले में उनके ये सब सकारात्मक थे। और कांग्रेस के हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से एक व्यक्ति था, जो आजकल अपने गांव में बैठ के चैन की नींद ले रहा है। उसका नाम है अन्ना हजारे। जो उसने आंदोलन चलवाया, या उसके सामने रख के जो आंदोलन चलाया गया, उससे जो बदनामी हुई, करप्शन, बाकी तो सब केसेस क्लीन आए, पर उसने जो बदनामी कर दी कांग्रेस की, मैचलेस थी। तो सर, बीजेपी का जो 3M है वो तो अभी कहीं इधर उधर जाता दिख नहीं रहा है। उनके पास मनी भी है, मैन पावर भी है और मैनिपुलेशन भी है। राहुल गांधी ने एक कोशिश शुरू की है पिछले 4-5 सालों से, जब से उन्होंने एक नई शुरुआत उन्होंने की। कोशिश तो लंबे समय से कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। तो राहुल गांधी की कोशिशें, एक तो क्या वो कोशिश सही दिशा में है? क्या राहुल गांधी की लीडरशिप कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव कर सकती है? और वो जो दावा करते हैं कि मोदी मुझसे डरते हैं, तो क्या सचमुच ऐसी स्थिति बना पाए हैं राहुल गांधी? देखिए, आपके आखिरी सवाल का जवाब नहीं दूंगा कि मोदी उनसे डरते हैं, उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। पर उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा दोनों, और अभी जो बिहार की यात्रा चल रही है, एक्सीलेंट जॉब। और दूसरा, राहुल गांधी में बहुत कमजोरियां होंगी। अभी तक तो उनको पप्पू करके प्रोजेक्ट किया गया था, अभी किसी की हिम्मत नहीं है उनको पप्पू कहे। पूरी ईमानदारी से अपनी बात को सामने रखते हैं। उनमें जो परिपक्वता आई है राजनीति में, अब क्या है, जैसे कहते हैं ना, सोना आग में जाकर ज़्यादा शुद्ध होता है। राहुल गांधी का भी यही है, जैसे स्ट्रगल में आए ईमानदारी से अपनी बात कर रहे हैं। उनका मेरे ख्याल से तरीका बहुत अच्छा है। एक दो कमज़ोरियां हैं अभी भी, कि एक जो सेकंड रैंक लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए बिग चैलेंज। संस्था को बनाना, क्योंकि आरएसएस, कांग्रेस एक संस्था है जो पूरे देश में हर जगह फैली हुई थी, आज उसका बहुत बुरा हाल है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत नहीं करते, विचारधारा के आधार पे थोड़ा बहुत संघर्ष हो रहा है, उसको तेज करने की ज़रूरत है। और जो संगठन है उसको और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। ये दो अगर किए तो मैं कहूँगा कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो फिर ये कांग्रेस पार्टी कभी भी जातियों की राजनीति इतनी खुलकर करती रही जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो खुल के कह रहे हैं कि हम दलित, मुसलमान, ब्राह्मणों के पीछे पड़े रहे और ओबीसी जो है ये हमसे छूट कर चला गया। एक तो ये जातियों का सवाल, और उन्होंने ये अपने कांग्रेस रूल्ड स्टेट में कास्ट सेंसस भी कराया है, और ये वादा है कि जिस दिन केंद्र में सरकार बनेगी वो भी नेशनल लेवल पर होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक पिछले 10 साल में जो हिंदू मुसलमान वाली जो राजनीति शुरू हुई है, तो क्या कांग्रेस की ये लाइन जाति और धर्म वाली बीजेपी की काट बन सकती है? या जिस दौर में आप जैसे नेहरू का सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, क्या वो उसी सही दिशा में राहुल गांधी कांग्रेस को आगे लेकर जा रहे हैं? देखिए, धर्म के नाम की राजनीति तो राहुल गांधी नहीं कर रहे। उसका विरोध करने में पूरे सफल नहीं है, वो बात और है, पर वो कर नहीं रहे। जहाँ तक जाति का सवाल है, देखिए कि जिस समाज में इस प्रकार की जस्टिस ना हो, तो वहाँ आपको जाति का नाम लेना पड़ेगा। जाति की राजनीति दो प्रकार से हो सकती है। एक तो जाति की पहचान पे आप स्ट्रगल करें, और दूसरा जाति की इश्यूज़ पर आप स्ट्रगल करें। जो भी जाति की पहचान पर करेगा वो गलत है, जो जाति की समस्याओं पे करेगा वो एक सही रास्ता है। और ये बीजेपी की हेजेमनी, उसके वर्चस्व को चुनौती देने का एक सही रास्ता है। सर, एक सवाल जो अभी उपराष्ट्रपति का एक चुनाव हो रहा है, एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को उतारा और उनके जवाब में इंडिया अलायंस ने
जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। रेड्डी को उतार दिया। तो ये जो लड़ाई, इसको एक तरह से ये इंडिया और एनडीए और कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई तो है ही, इसको एक रंग दिया जा रहा है तेलुगु और तमिल का। तो क्या इन दोनों भाषाई इलाकों में क्या कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, क्या इतना हार्ड सेंटिमेंट है जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकता है? मुझे लगता नहीं है, ऐसा भाषाई इसमें नहीं है। दोनों दक्षिण भारत के हैं। कई कई बार दक्षिण भारत के लोग अपने आप को एक तरह आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। हमको तो पूरा एक देश के रूप में आइडेंटिफाई करना चाहिए। और तमिल और तेलुगु का कुछ छोटे मोटे बॉर्डर लाइन डिस्प्यूट्स होंगे, जैसे वो पानी का सवाल है, उसके सिवा मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में और किसी प्रकार की समस्या हो। तो ये मैं इसको तमिल और तेलुगु का संघर्ष नहीं मानता। हो सकता है दो पर्सनालिटीज़, दो अलग प्रकार की राजनीति का ये संघर्ष हो। मेरे सवाल के केंद्र में है दो चेहरे। पहला चेहरा है टीपू सुल्तान का। जी। जब जब हम देखते हैं हर साल टीपू सुल्तान जयंती आती है तो टीपू सुल्तान पर विवाद हो जाता है। बीजेपी कहती है कि वो बर्बर हैं और उनका विरोध करती है। टीपू सुल्तान जयंती के जो कार्यक्रम है उनका भी विरोध करती है। राम पुनियानी की नजर में टीपू सुल्तान कौन थे, उनकी कहानी क्या थी, क्या सच्चाई है और बीजेपी को इतना गुरेज क्यों है उनसे? देखिए, टीपू सुल्तान के दो पहलुओं के बारे में बात करूँगा। एक तो राजा के रूप में वो खुद कानून बनाते हैं, खुद चलाते हैं, उससे मुझे पूरा विरोध है, राजाशाही से ही विरोध है, तो मैं उसको वैसे जज नहीं करूँगा। दूसरा, भी हमारे महाराष्ट्र के सरफराज अहमद ने टीपू सुल्तान के कई डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद किया है। एक उसमें है मैनिफेस्टो ऑफ टीपू सुल्तान। जैसे हम अशोक के शिलालेख देखते हैं, वैसे इसका ये भी है, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। उसमें पहली बात कहते हैं कि एक राजा के रूप में मैं प्रजा की सभी जनता का पालक हूँ, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और हो। एक दूसरा, वो एक राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों, ब्रिटिश रूल के खतरे को पहचाना और वो चौथी एंग्लो मैसूर वार में मारे गए। और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मोर्चा चालू किया करने की कोशिश की, वो फेल हो गया। उन्होंने इधर से निज़ाम को, इधर से मराठों को बोला कि हम आपसी मामले निपट लेंगे पर अंग्रेज़ों को दूर रखो। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो इसलिए कई लोग उनको फ्रीडम फाइटर्स की कैटेगरी में रखते हैं, जो डिफ़िकल्ट है, कंट्रोवर्शियल है। पर जहाँ तक अंग्रेज़ों के विरोध का सवाल है, टीपू सुल्तान बहुत अच्छा। क्रूरता की बात करें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये राजा के हाथ में तलवार क्यों होती है? कोई भी पोर्ट्रेट होता है तो उसमें राजा के हाथ में तलवार होती है। जितनी भारी तलवार उतना बड़ा राजा। तो तलवार सब्जी काटने के लिए होती है या दुश्मनों को मारने के लिए होती है? तो राजा तो क्रूर होते ही हैं। एक सवाल मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि लड़ाई में उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, मतलब क्या? ज़्यादा लोगों को मारा। तो ये क्रूरता शब्द तो खैर राजाओं से वो पार्ट ऑफ द गेम करके छोड़ देना चाहिए। क्रूर था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसने जब लड़ाई की तो कुछ वहाँ की कम्युनिटीज़ थी, हिंदू और क्रिश्चियन, जो घुड़सवारी में एक्सपर्ट थी। मैं नाम भूल रहा हूँ उन कम्युनिटीज़ का, जो घुड़सवारी में एक्सपर्ट थी। उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो इसने उन कम्युनिटीज़ को हैरेस किया। और दूसरा कहते हैं उसने लाखों ब्राह्मणों का धर्मांतरण करने की कोशिश की। ज़रा सोचिए, तर्क लगाइए, मैसूर जो क्षेत्र है उसकी आबादी उस समय कितनी होगी? लाखों कहाँ से आए? लाखों तो पूरे मैसूर में ही नहीं होंगे, या मैसूर में होंगे 50 लाख 70 लाख, उसमें से लाखों ब्राह्मण कहाँ से आ गए? अंतिम बात, टीपू सुल्तान के जो सबसे बड़ा सलाहकार थे उनका नाम था पूर्णैया, जो एक ब्राह्मण थे। तो ये इसको कहते हैं सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। आपको एक चीज़ पकड़ लेते हैं, उसी के आधार पे उसका पूरा चित्रीकरण करते हैं कि ये ऐसा ख़राब था या अच्छा था। उसके इसमें दोनों बातें आपको दिखती हैं। उसका मैनिफेस्टो भी देखिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू है तो दोनों। अच्छा, लास्ट एक और भूल गया मैं, शेखर गुप्ता का एक लेख आया था इंडियन एक्सप्रेस में। शेखर गुप्ता जाते हैं कांची कामकोटी पीठम के शंकराचार्य के पास। वो उस मठ में जाते हैं तो सामने एक ताम्रपत्र लिखा होता है कि मैं टीपू सुल्तान इस मठ को इतनी संपत्ति दान कर रहा हूँ। दूसरा, टीपू सुल्तान के लेटर्स हैं
लेटर्स हैं जिसमें वो शंकराचार्य को जगत गुरु करके संबोधित करता है। जगत गुरु, मैं इससे लड़ाई करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसे लेटर्स मौजूद हैं। तो अब इसमें कैसे क्या किया जाए टीपू सुल्तान के बारे में? अभी तो उसके ऊपर बहुत मोटे मोटे वॉल्यूम्स लिख रहे हैं तथाकथित इतिहासकार, जो उसको इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर टीपू सुल्तान वॉज ऑल्सो ए किंग एंड ही वॉज एज गुड एज बैड एज एनी अदर। आपने सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी की बात की, कौन कितना क्रूर था, आजकल ये डिबेट बहुत ज्यादा छिड़ी हुई है। उसके केंद्र में औरंगजेब को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। राम पुनियानी जी की नजर में औरंगजेब कैसे शासक थे? देखिए, औरंगजेब जो थे वो कट्टर तो थे, ये राय है मेरी, फैक्ट्स अलग होते हैं। अब जैसे कहते हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़े, रिचर्ड ईटन अपने रिसर्च में कहते हैं उन्होंने 10 के करीब मंदिर तोड़े। और वहीं डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की किताब फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब हमें बताती है कि उसने 100 से ऊपर मंदिरों को दान दिया। तो अब क्या कहेंगे उनको, मंदिर तोड़ने वाला या मंदिरों को दान देने वाला? और उनके दान देने वाले फरमान मौजूद हैं आज भी किताबों के रूप में और दूसरे रूप में। तो क्रूरता तो खैर ये है। और तीसरी बात देखिए कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक तरफ अकबर थे जो सुलह कुल की बात करते थे, सभी धर्मों के बीच में समन्वय। औरंगजेब वैसा नहीं था, वो एक मुसलमान था, कट्टर था। पर उसके दरबार में प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिसर्स थे उसमें 1/3 ऑफिसर्स हिंदू थे, टॉप लेवल। राजा जय सिंह, जसवंत सिंह, रघुनाथ बहादुर। जय सिंह कौन थे? उनके प्रधान सेनापति। जसवंत सिंह दूसरे सेनापति। रघुनाथ बहादुर उनका रेवेन्यू देखने वाले। तो इसको कैसे आप मूल्यांकन करेंगे? और वो उस राजा ने 50 साल के करीब राज्य किया होगा, तो कईयों से संधि की होगी, कईयों से दुश्मनी की होगी, और ये सब चलता होगा। पुनियानी जी, जब जब आप इतिहास की बात करते हैं, कुछ पन्ने पलटते हैं, अपनी समझ लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उस पर विवाद क्यों हो जाता है? आपकी बात इतनी विवादित क्यों बन जाती है? नहीं, मेरे ख्याल से ये पट्टा भी इसी तरह में है कि सिवा मैंने और कोई बात विवादित नहीं देखी। एक ही बात देखी है। अब मैं 100 परीक्षा में बैठता हूँ, 100 में से 1 नंबर कट भी गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन जिस तरह के आप बयान देते हैं या फिर अपनी इतिहास की समझ जब आप साझा करते हैं, उस वजह से कभी कोई धमकी आई है, कभी कोई थ्रेट आया आपको? डिस्कस ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे 2 साल तक पुलिस की सिक्योरिटी थी जी। और वो पुलिस वाले से मेरी इतनी दोस्ती हो गई थी कि मेरे लिए खाने के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के लाता था। तो उसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, जिस दौर में सड़कों पर तेल लगाकर डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का के नारे लग रहे हों, या जहां औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन में बहादुर शाह जफर के पोस्टर जला दिए जा रहे हों, जहां 21वीं सदी के 25वें साल में हो रही हर खामी के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो, जहां संविधान की बराबरी की गारंटी आशंकाओं के बादलों में हो, और जहां सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे पर एनसीईआरटी की किताबों में इतिहास के चैप्टर बदलने का आरोप लग रहा हो, वहां राम पुनियानी जी से ये बातचीत करना और सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों ने ये लंबी बातचीत सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम पुनियानी जी, आपसे हमारा आखिरी सवाल कि मंच पर आकर और इस बातचीत को करने का आपका तजुर्बा कैसा रहा? अब वैसे तो जनरली मैंने कहना चाहिए था बहुत अच्छा, पर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा। मुझे वास्तव में अच्छा लगा, क्योंकि आपके सवाल जो थे ये वही सवाल हैं जो मेरी चिंता में रहते हैं, और आपने मुझे मौका दिया मेरे विचारों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इन सवालों को लाया, जिससे मैं अपनी बात को आपके सामने रख सका। थैंक यू वेरी मच। आप मंच पर आए, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मंच पर अगले कार्यक्रम में हम किसी और एक शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।